हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपिटिक्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और फिलअप्स करवाने वाला हूं, इसको गलती से भी मिस मत करिएगा एंड सीधे सीधे एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो कि आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, डैश इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विथ द एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू अ पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग थेरेपी। कहने का मतलब है, बताओ कौन सा ऐसा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करता है कि एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ, है ना, ड्रग के माध्यम से, ड्रग थेरेपी यानी दवा देते हैं। तो वो हो जाएगा आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसी सब्जेक्ट का ही डेफिनेशन लिखा हुआ है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोग यही पढ़ते ही हैं कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, कब कौन सी दवा देनी है ना। हाँ, फिर दूसरा है, थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग का किस चीज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सिचुएशन, सेफ्टी, वैल्यू या मार्जिन, बताओ। तो थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब होता क्या है? तो ये आपका होता है LD50 बटे ED50, है ना। ED50 होता है, तो LD50 बटे ED50 ये दिखाता है कि आपका ड्रग कितना सेफ है और कितना, क्या कहते हैं, यहाँ LD का मतलब हो गया लीथल डोज, ED का मतलब हो गया इफेक्टिव डोज, ठीक है। हाँ, What does EBM stands for in the medicine? Stands for in the medicine. EBM का मतलब क्या होता है? EBM बताओ। EBM का मतलब होता है इसेंशियल बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इमरजेंसी बेस्ड मेडिसिन या तो स्फेरिकल इम्पेरिकल बेस्ड मेडिसिन, बताओ। तो हमने बताया था आपको कुछ कुछ फुल फॉर्म याद रख लेना है। सबसे पहले STGs का याद रख लेना है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, है ना। फिर है आपका ELM का रख लेना है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। EML होता है, सॉरी EML होता है, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, है ना। फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, EBM का फुल फॉर्म होता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। फिर आपको कुछ कुछ और भी याद रख लेना है, जैसे इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। NLEM का भी फुल फॉर्म याद रख लेना है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। फिर आपका हो जाएगा एक और याद रख लेना है, RUM, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, है ना। ये सब चीज़ें याद रख लेना, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। In which year did WHO release first model of list of essential medicine? बताओ, पहला मॉडल इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का पहला मॉडल WHO ने कब रिलीज किया था? कब किया था? तो 1977, सन 1977 में WHO ने, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ही पहला इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी किया था। फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, तो 1977। RUM स्टैंड्स फॉर, तो RUM का फुल फॉर्म होता है रेशनल यूज ऑफ मेंटेनेंस, नो, रेशनल यूज ऑफ मैनेजमेंट नहीं, रेशनल यूज अंटिल नहीं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एकदम सही तरीके से, सही मात्रा में, सही प्रकार से, है ना, सही डोज, सब कुछ राइट तरीके से किया जाता है, तो वो आपका होता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। NLEM स्टैंड्स फॉर, NLEM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन होता है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, नो, इसेंशियल यानी ज़रूरतमंद दवाओं की सूची, है ना, वो NLEM, जबकि EML इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होता है, ठीक है, जबकि NLEM होता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, मतलब क्या कह रहा है, बताओ उस चीज़ की, किसकी स्टडी को हम लोग कहेंगे कि कैसे ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग ट्रीटमेंट के, डिजीज के ट्रीटमेंट में करते हैं? क्या क्लिनिकल फार्मेसी कहलाएगा, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स या टॉक्सिकोलॉजी? तो हम लोग यहाँ पर द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट की बात आई, कैसे दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर, क्या कहते हैं, यूज्ड फॉर यूजिंग 5 और मोर ड्रग्स बाय पर्सन डेली, है ना। बताओ, अगर कोई पर्सन डेली 5 या 5 से ज़्यादा दवा को कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या कहलाता है ना, यूज कर रहा है? मल्टी थेरेपी, ड्रग अब्यूज या पॉलीफार्मेसी या तो कीमोथेरेपी। तो आंसर हो जाता है पॉलीथेरेपी, इसको पॉलीफार्मेसी कहते हैं इसको। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर यूजिंग 5 और मोर, 5 या 5 से ज़्यादा दवा डेली पर्सन के करते ले रहा है तो उसको पॉलीफार्मेसी में रखते, नहीं, पॉलीफार्मेसी, नॉट मल्टी फार्मेसी, पॉलीफार्मेसी याद रख लेना। फिर स्टेबल इंजाइना इज ट्रिगर्ड बाय, स्टेबल इंजाइना सबसे ज़्यादा कॉमन इंजाइना है, वो किस चीज़, उसका मेन कारण क्या है, मतलब क्या कहते हैं, ओवरऑल किस चीज़ के कारण होता है? रेस्ट में नहीं, स्टेबल इंजाइना रेस्ट कंडीशन में नहीं आता है, स्लीप में सोते सोते नहीं आता है, ठंडे की वजह से नहीं, स्ट्रेस, अचानक से स्ट्रेस लो या एक्सर्शन या तो फिजिकल स्ट्रेन,
फिजिकल स्ट्रेन, अचानक से फिजिकल स्ट्रेन यानी कि आप थोड़ा मेहनत करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपको सीने में जलन, सीने में दर्द एहसास होगा, तो समझ जाना कि आपको स्टेबल एंजाइना का प्रॉब्लम है। सी। फिर है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, एंजाइना का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है, तो याद रख लेना स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से होता है। अनस्टेबल में कोलेस्ट्रॉल प्लस प्लेटलेट दोनों हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होता है। पेरिंजिमेटल जिसको वेरिएंट एंजाइना कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पाजम की वजह से होता है। कोरोनरी आर्टरी स्पाजम रिवर्जिबल स्पाजम, मतलब किसी तरीके से टेम्पररी स्पाजम हो जाता है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, की कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इन हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है, बताओ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है हाइपरलिपिडीमिया में। तो हाइपरलिपिडीमिया में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है अट्रोवास्टेटिन, है ना, स्टेटिन क्लास की ड्रग है अट्रोवास्टेटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को, जो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसके कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को रोकता है, सिंथेसिस नहीं होने देता है, ठीक है, अट्रोवास्टेटिन हो जाएगा। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन किस में इस्तेमाल करेंगे, तो अंजाइना का फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीओपीडी का हो जाएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, देखो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यस पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा नहीं, क्रोनिक ऑर्गन नहीं होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा। देखो आपका सीओपीडी में दो चीज़ें होती हैं, याद रखना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और दूसरा चीज़ है एम्फाइसीमा होता है। ब्रोंकाइटिस मतलब हुआ कि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है। दूसरा चीज़ साथ साथ एम्फाइसीमा भी होता है। एम्फाइसीमा का मतलब पूछा जाने का संभावना है, मेरा दिल ये कहता है कि एम्फाइसीमा शायद आएगा, कि क्या होता है एम्फाइसीमा का मतलब, तो एल्वेओलर वॉल डिस्ट्रक्शन, एल्वेओलर का वॉल, एल्वेओलाई का वॉल जो होता है डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग सीओपीडी में एम्फाइसीमा कहते हैं, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स का कौन सा पार्ट गैसियस एक्सचेंज होता है, विच पार्ट ऑफ द लंग्स डज गैसियस एक्सचेंज ओकर, यानी लंग्स के किस भाग में गैसियस एक्सचेंज होता है, तो एल्वियोलाई में ही तो होता है ना दोस्त, एल्वियोलाई में होता है कि नहीं, हाँ, तो एल्वियोलाई में एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई में एक्चुअली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, दो है, एक ग्रेव्स है और एक हाशीमोटोज डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म में होता है, यानी ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लग जाता है। जबकि हाशीमोटोज डिजीज में क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड बहुत कम हार्मोन बनाने लग जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाँ। फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस इज ऑल्सो नोन एज, डायबिटीज, देखो डायबिटीज दो प्रकार का मैं आपको बताता हूँ। डायबिटीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये दो प्रकार का है, एक है टाइप 1 डायबिटीज और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 को हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस और ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, इंसुलिन की कमी से, जबकि डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन की कमी से। हम लोग के सिलेबस में टाइप 1 डायबिटीज है, यानी डायबिटीज मेलिटस पढ़ना है। अब डायबिटीज मेलिटस भी तीन प्रकार का होता है, डायबिटीज मेलिटस भी 3 प्रकार का होता है, एक टाइप 1 है ना, 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 3 डायबिटीज मेलिटस। तो टाइप 1 वाला जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि टाइप 2 वाला होता है बॉडी में इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, आपके बॉडी का सेल इंसुलिन का रिसेप्टर, मतलब इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा सही से। एंड थर्ड तो गेस्टेशनल होता है जो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। तो यहाँ बोल रहा है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, समझ रहे हो बात को, यानी टाइप, ये वाला टाइप 2 नहीं, ये वाला डायबिटीज मेलिटस का टाइप 2। तो ये पहला होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, NIDDM। आंसर क्या हो जाएगा, NIDDM, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। समझ रहे बात को, सब लोग गलती कर रहे होंगे, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस NIDDM फुल फॉर्म याद रख लेना, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन वाला डिपेंडेंट होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है ना। टाइप 1 में दे तो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह पड़ता है ना, हाँ, इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस रूट से 45 डिग्री के एंगल पर, वेरी गुड। जबकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में मेटफॉर्मिन क्लास की, मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं चलती हैं, है ना, हाँ।
विच ड्रग इज फर्स्ट लाइन इन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस? देख लो, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 में इंसुलिन, टाइप 2 में, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन, टाइप 2 में मेटफॉर्मिन, 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 ठीक है, ध्यान रखना। जबकि टाइप 1 में इंसुलिन चलेगा, टाइप 1 में इंसुलिन चलेगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन, जबकि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में मेटफॉर्मिन, जो कि बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग है, बाइग्वानाइड क्लास का ड्रग है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड, विच डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक इन्फ्लामेशन लिमिटेड टू रेक्टम एंड कोलन? बताओ, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है और इसमें कोलन, कोलन देख रहे हो, कोलन और आपका रेक्टम, तो इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अरे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो हमने बताया था इन्फ्लामेशन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो तो उसको क्रोन्स डिजीज कहते हैं, जबकि अगर इन्फ्लामेशन लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, अगर लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो अल्जर के कहते हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में होता तो क्रोन्स डिजीज कहलाता है। अगर GERD की बात करें तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। पेप्टिक अल्सर में आपका स्टोमक के वॉल में घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज डज GERD स्टैंड्स फॉर? मैंने बताया ना, GERD का फुल फॉर्म पूछा जाता है गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। देखो ये है, डिस्फंक्शन भी हो सकता है, गैस्ट्रिक जनरल नहीं, जनरल इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसफंक्शन। देखो, गैस्ट्रोएंटेरिक रिफ्लक्स डिजीज या तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये होगा गैस्ट्रो, है ना, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये नहीं होगा, जनरल नहीं होता है, गैस्ट्रो होता है। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ पे आपका जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, पेट का कंटेंट है, वो रिफ्लक्स होकर वापस से आपके स्टोमक में, ये इसोफेगस में या तो मुंह तक आने लगता है। सल्फासेलाजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सल्फासेलाजिन का ट्रीटमेंट किस में करते हैं? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में करते हैं, याद कर लेना। सीधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये रिपीट भी हो सकता है, तो PYQ है तो रिपीट होगा। सल्फासेलाजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, सल्फासेलाजिन किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज पेलग्रा, पेलग्रा किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B3, विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा होता है। एंड B3 को हम लोग नियासिन भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? विटामिन B3 को नियासिन भी कहा जाता है। याद करो, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, इसकी कमी से पेलग्रा। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। फिर विटामिन D की कमी से रिकेट्स या तो ऑस्टियोमलेशिया, है ना, रिकेट्स, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। फॉलिक एसिड की कमी से यानी B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, याद करो, है ना। चलो ठीक है, चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUD? PUD का फुल फॉर्म क्या होता है? पल्मोनरी अल्सर डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेनक्रेटिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक यूरिया डिफिशियंसी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUD? पेप्टिक अल्सर डिजीज। क्या हो जाएगा आंसर? पेप्टिक अल्सर डिजीज, फुल फॉर्म ऑफ द PUD। PUD का फुल फॉर्म होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है। पेप्टिक अल्सर डिजीज को हम लोग PUD कहते हैं, राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज ग्वाइटर, इसमें से ग्वाइटर कारण क्या होता है बताओ? आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयोडीन की या तो विटामिन D की। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, ग्वाइटर में कौन सा ग्लैंड? तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है ना, थायराइड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, बड़ा हो जाता है ना, ये घेगा रोग इसी को कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से होता है। जबकि आयरन की कमी से अनीमिया होता है, अनीमिया, है ना, खून की कमी होती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन कमजोर हो जाएगा, विटामिन D की कमी से बोन वगैरह कमजोर होते हैं, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। ये जो पेनक्रियाज है आपका, ये जो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज है, इसमें जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल वो क्या सिक्रेट करता है? अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अल्फा सेल के द्वारा क्या होता है? तो हमने बताया है आपका ग्लूकागोन। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं, डी, है ना। अल्फा सेल बोल रहा है दोस्त। हमने एक ट्रिक बताया था, जितना भी आज के ज़माना का बेटा लोग है ना, वो माँ बाप को किस चीज़ पे, जैसे कन्या तनी को मिली ने कि माँ बाप को सूली पे चढ़ा देता है कि नहीं, छोड़ देता है माँ बाप को सीधे। तो बेटवा सब क्या करता है? माँ बाप को सूली पे चढ़ाता है। तो बेटवा सेल यानी कि
इंसुलिन, बीटा सेल इंसुलिन, और ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। जबकि ग्लूकागोन अल्फा सेल, ग्लूकागोन अल्फा सेल, तो अल्फा सेल पूछ रहा है तो ग्लूकागोन हो जाएगा, अल्फा सेल पूछ रहा है तो ग्लूकागोन हो जाएगा। वेरी गुड। विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करेगा? विच हार्मोन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के शुगर के लेवल को लोअर करने का काम, कम करने का काम कौन करेगा? तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम इंसुलिन करता है, इंसुलिन करता है। जबकि ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। देखो, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। एंड थायराइड हार्मोन्स, मैं थायराइड हार्मोन की बात कर रहा हूँ। थायराइड हार्मोन जो होता है वो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया क्या 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 कहलाएगी? तो आईडीए कहलाएगी, आईडीए यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमने बता रखा है, दो चीजें सिलेबस में है आपका, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? तो विटामिन B9 और B12 की कमी से और B9 की कमी से, क्या क्या? विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन, इस दोनों की कमी से आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसी को हम लोग मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, क्योंकि आरबीसी बड़ा शेप का बनने लगता है, इमेच्योर आरबीसी बनता है। जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप लोग जवाब देना। क्वेश्चन है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, किस विटामिन की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो विटामिन B12 एंड B9, विटामिन B12 एंड B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 और B9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, इसमें से कौन है जो आयरन को स्टोर करने का काम करता है आपके बॉडी में? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, फेरिटिन या हीमो, किस फॉर्म में होता है बताओ? तो आयरन का स्टोरेज फॉर्म है, यहाँ पूछना चाह रहा है फेरिटीन, अरे भैया फेरिटीन हो जाएगा, फेरिटीन। और हीमोसिडरिन मैंने बताया था फेरिटीन के फॉर्म में होता है, फेरिटीन याद रख लेना, है ना। तो आपका आयरन स्टोर होता है फेरिटीन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एनीमिया इज माइक्रोसाइटिक और हीमो हाइपोक्रोमिक, मैंने बताया था माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक होता है जो कि बड़ा बड़ा सेब, जैसे मेगाब्लास्टिक एनीमिया। जबकि माइक्रोसाइटिक बोलेगा तो आयरन डेफिशिएंसी, जबकि मैक्रो बोलेगा, मैक्रो मतलब बड़ा, तो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। जबकि मेगालोब्लास्टिक विटामिन B9 और B12 की कमी से होता है, B9 और B12 की कमी से होता है, विटामिन B9 और B12 की कमी से होता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के लाइफ स्पैन क्या है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। एंड आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछेगा आरबीसी की कमी हो गई तो क्या कहलाएगा? तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर आरबीसी की कमी हो गई तो वो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाएगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहलाएगा। वेरी गुड। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बताओ ट्यूबरकुलोसिस किसके मतलब ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण? ट्रिपेनोमा पैलिडियम, नो। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यस, ट्यूबरकुलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सर सबका याद करा दीजिए फिर, चलो सबका याद कर लो। मैं बता रहा हूँ ट्रिपेनोमा पैलिडियम सिफिलिस का, किसका? सिफिलिस का। प्लाज्मोडियम पैरासाइट में 4 गो होता है, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये किसको कॉज करता है? तो मलेरिया को कॉज करता है, मलेरिया। एंड मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा, मेल नहीं, याद रखना। हाँ भाई, रिकॉर्डेड में भी मिल जाएगी, टेंशन ना लो। विच वेक्टर ट्रांसमिट मलेरिया, इसमें से कौन सा वेक्टर है जो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है ना? बताओ विच वेक्टर ट्रांसमिट्स मलेरिया। तो मलेरिया को ट्रांसमिट करता है आपका, याद रखना, एनोफिलीज मॉस्किटो। जबकि फाइलेरिया को कौन करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। जबकि आपका एडिस एजिप्टी किसको करता है? डेंगू को, याद रख लेना। तो डेंगू को क्या हो जाएगा? तो एडिस एजिप्टी। अगर आपका फाइलेरिया पूछेगा तो क्यूलेक्स
सब कुछ फीमेल की बात कर रहा हूँ। मेल मच्छर नहीं काटता इंसान को, मेल मच्छर इंसान को नहीं, वो गंदगी पर रहता है, नाला वाला के पास रहता है, अपना भरण पोषण करता है। ऐसे ही नहीं औरतों के होठ लाल है, ना जाने कितनों के खून पिए हैं, वही वाली बात है, मच्छरनी ही खून पीती है, मच्छर खून नहीं पीता। तो एनोफिलीज मॉस्किटो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, सिफिलिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है बताओ। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, इस्चेरिचिया कोलाई, ट्रेपेनोमा पैलेडियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर नाइजेरिया गोनेरी। तो सिफिलिस मैंने बताया था ट्रेपेनोमा पैलेडियम, ट्रेपोनेमा पैलेडियम। ई कोलाई आपके यूटीआई में पॉजिटिव एजेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई का फुल फॉर्म याद रख लेना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपका हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कॉज करता है, टीबी कॉज करता है, जबकि आपका नाइजेरिया गोनेरी गोनोरिया कॉज करता है, गोनोरिया कॉज करता है। एंड ट्यूबरकुलोसिस में आपका कौन सा बॉडी ऑर्गन, तो आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है। फिर पूछेगा इसमें से कौन सा एसटीडीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का लिस्ट मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सिफिलिस होता है, फिर गोनोरिया होता है, ठीक है, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, उसके बाद एड्स होता है। इतना वो कम से कम याद रख लेना, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है। फिर है डॉट्स, व्हाट डज डॉट्स स्टैंड्स फॉर टीबी। अच्छा, टीबी के लिए कौन सा हम लोग वैक्सीन देते हैं, याद रख लेना, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। व्हाट डज डॉट्स स्टैंड फॉर टीबी ट्रीटमेंट, डॉट्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग, नो। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, यस। ऑब्जर्वेशन में, पूरा डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में रखता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व, है ना, हाँ। तो ध्यान रखना कि कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जो कि शॉर्ट कोर्स का होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर है व्हाट डज एचआईवी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसका एचआईवी का पॉजिटिव एजेंट है। एचआईवी का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी का पॉजिटिव एजेंट होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्या होता है, एचआईवी का। और एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, और ये एड्स, ये क्या क्या कॉज करता है, एड्स कॉज करता है, एआईडीएस। एड्स का फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। फिर एलिजा का फुल फॉर्म बताओ, एलिजा का फुल फॉर्म, तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो एलिजा टेस्ट होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, सब लोग याद कर लेना, एक्वायर्ड, सबको याद ही होगा, एक बार रिवीजन कर लो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, हाँ, थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं है उतना लिखने का। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलिजा का होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आपके सिलेबस में जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो दो ही को दिया है, एक है रूमेटाइड अर्थराइटिस, दूसरा है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये दो चीजें, ऑप्शन देख लो, मार दो, है ना। तो यहाँ पे रूमेटाइड अर्थराइटिस मिल रहा है तो मार दो टिक, रोमेटाइड अर्थराइटिस मिल रहा है तो मार दो टिक। जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, तो ऑस्टियो अर्थराइटिस में ये आपका डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कार्टिलेज डिजेनरेट करता है, ना कि यहाँ ऑटो इम्यून है। ग्लूकोमा में क्या होता है, तो आईओपी, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होते हैं, विजन लॉस हो सकता है, ठीक है। कैटरेक्ट, ये मोतियाबिंद होता है। लेंस ट्रांसपेरेंसी, लेंस की ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMARD, DMARD का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना, डिजीज मेडिकेशन रिकवरी ड्रग, नो। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, यस, यही आपका इसका आंसर होता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। DMARD का फुल फॉर्म होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग को DMARD के नाम से जाना जाता है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। विच कंडीशन इज कॉल्ड डिजेनरेटिव अर्थराइटिस, इसमें से डिजेनरेटिव अर्थराइटिस क्या कहलाता है बताओ। डिजेनरेटिव मैंने बताया ना, एक होता है ऑटो इम्यून, एक होता है डिजेनरेटिव। डिजेनरेटिव की बात करेंगे तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, डिजेनरेटिव की बात करोगे तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, डिजेनरेटिव की बात करोगे तो रूमेटाइड अर्थराइटिस, ध्यान रखना, है ना, हाँ। डिजेनरेटिव जैसे बोलूंगा रूमेटाइड अर्थराइटिस, सॉरी, अगर ऑटो इम्यून बोलूंगा तब, अगर ऑटो इम्यून बोलूंगा तब होता है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑटो इम्यून बोलूंगा तब होता है रूमेटाइड, ऐसे नहीं तो ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये होता है ऑटो इम्यून, ठीक है। चलो आंसर हो जाएगा विच माइट कॉजेज स्केबीज। स्केबीज कौन कॉज करता था, तो स्केबीज याद करो, सार्कोप्टस स्केबी नाम का बैक्टीरिया था, माइट था, बैक्टीरिया भी नहीं था, माइट था, है ना, जो कि स्किन के अंदर घुस करके सुरंग बनाता था, अपना अंडा छोड़ देता था, जिससे बहुत ज्यादा खुजली होती थी, रात में बहुत ज्यादा खुजली होती है, सार्कोप्टस स्केबीज, है ना। और इसके
इसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या था? परमेथ्रिन लोशन मैंने बताया था। देखो सवाल भी है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज? स्केबीज का आपका क्या है? तो परमेथ्रिन याद करो, क्रीम हो या लोशन जो भी हो, है ना। परमेथ्रिन आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है स्केबीज का। स्केबीज का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? तो आपका हो जाता है क्या, है ना, परमेथ्रिन। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? कॉमन सिम्टम फॉर डिप्रेशन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताइए। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में बताइए। तो हेलुसिनेशन बताओ, हेलुसिनेशन, मलेरिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट या टेकिकार्डिया? तो डिप्रेशन के जो होता है ना, इंटरेस्ट किसी चीज में कम हो जाता है ना, इंटरेस्ट किसी चीज में भी कम हो जाता है, ठीक है। कुछ भी करने का मन नहीं करता। वेरी गुड। व्हाट डज सीबीटी स्टैंड फॉर? साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। सीबीटी का मतलब क्या होता है बताओ? सीबीटी का मतलब साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में क्रोनिक बिहेवियरल थेरेपी, कंजेनाइटिव बिहेवियरल थेरेपी, कंट्रोल्ड ब्रेन थेरेपी या क्लिनिकल बेस्ड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा CBT स्टैंड्स फॉर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल्ड ब्रेन थेरेपी। CBT कंट्रोल्ड ब्रेन थेरेपी इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना, है ना, कंट्रोल्ड ब्रेन थेरेपी होता है, ठीक है। हाँ चलो, विच फोबिया इज रिलेटेड टू हायर हाइट्स? हाइट से रिलेटेड फोबिया, जो जिसको ऊपर से डर लगता है तो एक्रोफोबिया कहलाता है ना, जिसको, और एक याद रख लेना, रात के अंधेरे से जिसको रात में डर लगता है उसको हम लोग निक्टोफोबिया कहते हैं। तो एक्रोफोबिया हो जाएगा आपका, हाइट से डर लगने वाले को एक्रोफोबिया कहते हैं। व्हाट इज इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड? कंजक्टिवा के इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवा के इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, आई डिसऑर्डर है, आंख में रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन द मेजर ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर? इंट्राओक्यूलर प्रेशर को नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? टोनोमीटर का इस्तेमाल होता है, याद रखना। और कितना इंट्राओक्यूलर प्रेशर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, IOP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर। और याद रखना इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 21 mm ऑफ Hg होता है। 21 mm ऑफ Hg तक तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा होगा तो फिर दिक्कत है, टोनोमीटर से नापा जाता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड UTI? बताओ, मोस्ट कॉमन कॉज अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल UTI है तो सबसे ज्यादा कारण होगा ई कोलाई बैक्टीरिया, इस्चेरिचिया कोलाई, ये इसका आपका होता है ना, मोस्ट क्या कहते हैं कॉमन कॉज है अनकॉम्प्लिकेटेड UTI का। चलो, तो इसी के साथ आपका फाइनली खत्म होता है MCQ सीरीज, है ना। MCQ पहला लेक्चर हो गया एंड ओवरऑल सब हो चुका है, लेकिन सुबह मैं एक और MCQ का प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेकेंड लेक्चर आएगा सुबह, ठीक है। ओके, तो सुबह एक और MCQ का लेक्चर आएगा, तो सभी लोग बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए। एंड 8 बजे से 8 PM से आप सभी लोगों का 1 शॉट रिवीजन पार्ट 2 भी कंटिन्यू किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सभी लोगों को एक चीज बताना था, मैं बता देता हूं, है ना। चलो पहले तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।